अस्सलाम वालेकुम क्लास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, उसमें टाइम एंड कॉस्ट प्लानिंग। तो आइए देखते हैं कि हाउ डज इट वर्क्स, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टॉपिक and how we plan time and cost, and how we use different method to plan time and cost of IT project। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज टाइम प्लानिंग इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। Time management is the management of the time spent and progress made on project tasks and activities. Excellent time management in project management requires the planning, scheduling, monitoring, and controlling of project activities. टाइम मैनेजमेंट एक की जो है फीचर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी टास्क को, किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी वर्क को जब हम मैनेज करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें टाइम जो है वो एक की फैक्टर होता है। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी टास्क प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जब हम मैनेजमेंट करते हैं, वो आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है या जनरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, उसमें टाइम जो है कभी भी इनफाइन जो है वो इनफाइनाइट नहीं होगा, बल्कि टाइम जो है वो स्पेसिफिक होगा। उसका स्टार्ट और एंड कब होना है प्रोजेक्ट का, ये डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ टाइम स्पेंट एंड प्रोग्रेस मेड ऑन प्रोजेक्ट टास्क एंड एक्टिविटीज़। प्रोजेक्ट में एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट इस चीज़ की करते हैं कि जो हमने एक्टिविटीज़ पे, टास्क पे टाइम को स्पेंड करना है, कैसे उसको जब प्रोग्रेस हो रहा होना है तो उस टाइम पे हमने जो टाइम है किसी एक्टिविटी का कैसे मैनेज करना है। Excellent time management in project management requires the planning, और एक्सीलेंट टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हमें उसको स्टार्ट पे प्लान करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट पे हमारे प्रोजेक्ट पे डिफ़ाइन करना कि इस प्रोजेक्ट का स्टार्ट टाइम कब होगा, इसका एंड टाइम क्या है। जैसे कि प्रोजेक्ट की डेफिनेशन में हमने देखा कि प्रोजेक्ट एक टेम्परेरी एक्टिविटी है। प्रोजेक्ट जो है वो कभी भी जो है वो ऐसे नहीं हो सकता कि हम उसका टाइम डिफाइन ना करें, इसीलिए इसको टेम्परेरी बोला जाता है कि इसका स्टार्ट और एंड टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें इसको कंप्लीट किया जाता है। कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता कि जिसका कोई टाइम पीरियड डिफाइन ना हो और हम वो प्रोजेक्ट जो है किसी के हैंड ओवर कर दें, बल्कि जो भी प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं या कोई भी आईटी ऑर्गेनाइजेशन किसी को प्रोजेक्ट दे रही है तो उसमें टाइम पीरियड एक की फैक्टर है। अब पहले हमने पिछले लेक्चर में ट्रिपल कंस्ट्रेंट को डिस्कस किया था। तो एक्चुअली द ट्रिपल कंस्ट्रेंट विल हेल्प यू मैनेज योर प्रोजेक्ट प्लानिंग फॉर शेड्यूल, स्कोप एंड कास्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। जो एक्चुअली ट्रिपल कंस्ट्रेंट हैं, जो कंस्ट्रेंट हैं वो चैलेंज हैं और वो लिमिटेशंस हैं। ये भी लिमिटेशंस हमने पढ़ी थी, किस पे हैं वो, तीन उसके जो की फैक्टर्स थे वो कौन कौन से हैं। उसमें हम एक ट्रायंगल देखी थी, वो ट्रायंगल आप ये देख सकते हैं कि उसमें ये था कि हम टाइम, स्कोप और जो कास्ट है हमारी प्रोजेक्ट की, उस पर कंस्ट्रेंट्स हैं यानी लिमिटेशंस हैं कि प्रोजेक्ट जो है उसका एक डिफाइंड टाइम पीरियड होना चाहिए, प्रोजेक्ट का एक स्पेसिफिक और डिफाइन जो है वो स्कोप होना चाहिए और उसकी कास्ट भी जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए और बियॉन्ड द कास्ट प्रोजेक्ट नहीं जाना चाहिए। तो इन फैक्टर्स को हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्क्राइब किया था। तो आज हम इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं टाइम एंड कास्ट प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखते हैं कि टाइम एस्टिमेटेड
एस्टिमेट जो है उसकी प्लानिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है? एक्यूरेट टाइम एस्टिमेशन इज़ अ स्किल एसेंशियल फॉर गुड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट टाइम एस्टिमेट राइट फॉर टू मेन रीजंस. कौन सी दो मेन रीजंस हैं जिनकी जो बताती हैं कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. टाइम एस्टिमेट ड्राइव द सेटिंग ऑफ डेडलाइन फॉर डिलीवरी एंड प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट. सबसे फर्स्ट की फैक्टर जो है वो इफ़ेक्ट भी है जो टाइम मैनेजमेंट का, वो है कि जो हमारे प्रोजेक्ट की डिलीवरी होती है, जब तक हम कोई अपना प्रोजेक्ट का टाइम को डिफाइन नहीं करेंगे, तो तब तक हम उसका डिलीवरी टाइम या कब हम अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, ये नहीं डिफाइन कर सकते. And hence it will impact on other people assessment of your reliability and competence as a project manager. तो इससे आपकी एक तो कॉम्पिटेंसी में जो है वो जज की जाती है कि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, कितने रिलायबल हैं, आपने किस टाइम पे वो प्रोजेक्ट डिलीवर किया, आपने किस तरह के कंपटीशन में रहते हुए किस ऑर्गेनाइजेशन के कंपटीशन में कि एक इंडिविजुअल पर्सन जो था इस प्रोजेक्ट को एक वीक में कर सकता था, एक ऑर्गेनाइजेशन एक वीक में कर सकती थी, आपने कितना टाइम में किया. इससे कॉम्पिटेंसी भी जो होती है वो प्रोजेक्ट मैनेजर की पता चलती है. टाइम एस्टिमेशन मेट्स ऑफन determine the project of contract and hence the profitability of the contract project in commercial term. टाइम एस्टिमेशन से जो प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें पता चलती है कमर्शियल टर्म्स में कि ये कितना यानी टाइम डिफाइन होगा तो हम उस पर लेबर डिफाइन कर सकेंगे, उस के रिसोर्सेज डिफाइन कर सकेंगे कि मतलब हमारे इस प्रोजेक्ट पे कितनी कास्ट वगैरह आएगी और फिर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का अंदाज़ा भी हमें वहीं से होगा. अब ये तो नहीं है कि हमने एक प्रोजेक्ट जो है वो 5 या $10 में लिया है और हम उस पे 3 से 4 पर्सन हायर करके उस प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट कर देते हैं. तो उनमें से हर पर्सन की जो पे करना है हमने सबको $5 करना है. तो अगर हमें अंदाज़ा होगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 1 वीक का है, 1 डे का है या 2 डे का है, तो हम खुद सिंगल एक पर्सन को हायर करके भी वो प्रोजेक्ट जो है वो अपना कंप्लीट करवा सकते हैं. तो ये चीज़ें जो हैं वो माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है. स्टेप 1 में अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में टाइम की प्लानिंग की. तो स्टेप 1 में हमें जब टाइम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है प्रोजेक्ट की आउटकम. जब भी टाइम प्लान करना है अपने प्रोजेक्ट का तो उसमें प्रोजेक्ट की आउटकम को कभी भी इग्नोर नहीं करना. फर्स्ट यू नीड टू फुली अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ यू नीड टू अचीव, बिगिन द एंड इन माइंड. जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उसको जैसे ही स्टार्ट करना है, जब भी स्टार्ट करना है तो उसका एंड जो है उसी टाइम माइंड में रखना है कि इसका एंड कब, कैसे और क्यों, कहाँ पे होगा. Review the project task in detail so that there are no unknowns, some difficult to understand, tricky problems that take the greatest amount of time to solve. The best way to review the job is to just list all component tasks in full detail. प्रोजेक्ट की आउटकम को समझने के लिए एक तो ये है कि हमें स्टार्ट से ही उसका एंड माइंड में रखना है. दूसरा ये है कि रिव्यू करना चाहिए जो टास्क या एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए ये है कि द बेस्ट वे टू रिव्यू इज द जॉब इज़ टू जस्ट लिस्ट ऑल कंपोनेंट टास्क इन फुल डिटेल. कि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स हैं उनकी डिटेल जो है एक दफ़ा जो है उनको लिस्ट में लिख लेना चाहिए या डिस्क्राइब कर लेना चाहिए जिससे अंडरस्टैंडिंग जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाती है. स्टेप 2 में हमने एस्टिमेट टाइम. When you have a detailed list of all tasks that you must achieve to complete the project, then you can begin to estimate how long each will take. जब हमने हर जो टास्क है उसको डिटेल में एक दफ़ा देख लिया, अचीव टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, देन हमें ये डिसाइड करना है कि ये हर टास्क या हर कंपोनेंट जो है वो कितने लंबे अरसे में या कितने टाइम में ये कंप्लीट होगा.
Make sure that you also allow time for project management administration, detailed project communication with outside bodies, resources, and authorities, meetings, quality assurance, developing supporting documentation or procedure necessary, and training. अब इस प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में जब हमने कंपोनेंट्स या टास्क को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के बाद हमने उनको एस्टिमेट भी कर लिया कि हर जो है वो हमारे टास्क पे कितना टाइम लगेगा। तो इसमें ये जो फैक्टर्स हैं जो अभी मैंने डिस्कस किए हैं मैनेजमेंट इसमें एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट को जो है वो कितना टाइम लेगी, डिटेल प्रोजेक्ट जो है वो कितना टाइम लेगा, कम्युनिकेशन में हमारा आउटसाइड बॉडीज़ के साथ कितना टाइम लगेगा, रिसोर्सेज और अथॉरिटीज़ जो हैं उनके साथ जो है रिसोर्सेज जो हैं वो हमें टाइम पे अवेलेबल हो जाएंगे, मीटिंग्स जो हैं कंडक्ट करनी है उसमें कितना टाइम लगेगा। उसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस अगर हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट करवाना है तो उसमें कितना टाइम गुजरेगा। और स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन अगर हम अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करवा रहे हैं या कर रहे हैं तो उसमें कितना टाइम लगेगा, ये फैक्टर भी माइंड में रखने हैं। स्टेप 2 में ही हम ये चीज़ भी देखेंगे, आल्सो मेक श्योर दैट यू हैव अलाउड टाइम फॉर अदर हाई अर्जेंसी टास्क टू बी कैरिड आउट विच विल हैव प्रायोरिटी ओवर दिस वन। ये चीज़ भी जो है ये फैक्टर भी माइंड में रखना है कि कोई टास्क जो है वो अर्जेंट है तो उसको हमने प्रायोरिटी वाइज जो है वो उनकी प्रायोरिटी सेट करनी है। एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज अगर किसी किस्म का कोई हादसा वगैरह हो जाता है तो उसको भी माइंड में रखना है। इंटरनल एक्सटर्नल मीटिंग्स कंडक्ट करवानी है, उसका टाइम ड्यूरेशन माइंड में रखना है। हॉलीडेज एंड सिकनेस इन की स्टाफ स्टेक होल्डर्स। इसके अलावा जो कैलेंडर को माइंड में रखना ज़रूरी है कि मतलब अगर हम लेबर वर्क हम सपोज हमारे प्रोजेक्ट पे 6 वीक्स जो है वो उसकी लेबर वर्क रिक्वायर्ड था तो जो एम्प्लॉयज़ हैं प्रोग्रामर टेस्टर जो हैं उनके 6 वीक्स हमारे प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड थे अगर आईटी प्रोजेक्ट है तो उसमें ये चीज़ भी नोट डाउन करनी है हमने कि जो उसमें कोई स्टाफ मेंबर जो है वो सिक भी हो सकता है और इसके अलावा पब्लिक हॉलीडेज़ भी आ सकती हैं या कोई और हॉलीडे भी हो सकती है, उनको भी माइंड में रखना है। जब ऑफ डेज जो होंगे उनको एक्सक्लूड कर देना है अपने टाइम ड्यूरेशन से जब एक्चुअल कास्ट टाइम एस्टिमेशन करनी है या टाइम की प्लानिंग करनी है। कॉन्टैक्ट विद अदर कस्टमर्स सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। फिर जो अदर जो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कस्टमर हैं, सप्लायर हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनसे जो हमने कॉन्टैक्ट करना है उसका टाइम ड्यूरेशन वगैरह भी जो है वो प्लानिंग में जो है वो इंक्लूड करना है। ब्रेकडाउन्स इन इक्विपमेंट के ब्रेकडाउन्स जो हैं मिस डिलीवरेबल बाय मिस डिलीवरीज बाय सप्लायर्स और बाज़ दफ़ा ये हो सकता है कि सप्लायर्स ने कोई डिलीवरी आपकी मिस कर दी है तो उस सूरत हाल को भी माइंड में रखना है। इंटरप्शन बाय कस्टमर सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर फैमिली पेट्स कोवर्कर्स। किसी भी साइड से कोई किसी किस्म की इंटरप्शंस आती हैं उसको स्केड्यूल करना है हमने अपने टाइम में प्रॉपर। अदर प्रायोरिटीज़ एंड स्केड्यूल लोकल गवर्नमेंट प्लानिंग प्रोसेसेस। इसके अलावा कोई भी आपके प्रोजेक्ट पे इफेक्ट कर सकती है, लोकल गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग है तो आपने उसको भी माइंड में रखना है। क्वालिटी कंट्रोल रिजेक्शन अगर ऐसे भी हो सकता है कि जो क्वालिटी एश्योरेंस टीम थी उसने आपके प्रोजेक्ट को आपने 5-6 टास्क कर लिए हैं और उसने बाद में चेक किया है या लास्ट पे आपका प्रोजेक्ट चेक किया है तो उसने रिजेक्ट कर दिया तो आपने उस चीज़ को माइंड में शुरू जब स्टार्ट करना है अपना प्रोजेक्ट तो उसके लिए टाइम कि अगर अल्लाह ना करे हमारा प्रोजेक्ट रिजेक्शन की तरफ जाता है तो हमारे पास इतना टाइम हो कि हम उसको दोबारा से रिपीट कर सकें। ये जब टाइम मैनेजमेंट करनी है, टाइम प्लानिंग करनी है तो इस फैक्टर को भी इग्नोर नहीं करना। एंटिसिपेटेड इवेंट्स रेनोवेटिंग द बाथरूम फाइंडिंग वाइट बाकी चीज़ें जो हैं जो एक तो कुछ इवेंट्स जो होते हैं वो हमें कुछ पहले से ही पता होते हैं लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स जो हमें पहले से नहीं भी अंदाज़ा उनका उनको भी माइंड में रखना है हमने। दिस फैक्टर में significantly lengthen
एंड द टाइम एंड कास्ट नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ये जो फैक्टर्स हम सोच रहे हैं या जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये अगरचे हमारे प्रोजेक्ट की लेंथ को जो है या कास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इनको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। दिस फैक्टर में लेंथन द टाइम एंड कास्ट नीडेड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। इफ द एक्यूरेसी ऑफ टाइम estimates is critical, you will find it effective to develop a systematic approach to including these factors। जो अभी हमने फैक्टर डिस्कस किए हैं, हम अपने प्रोजेक्ट को टाइम प्लानिंग के में वो यूज़ कर सकते हैं। अगर ये हो सकता है कि ये वाले फैक्टर जो हमने बहुत पीछे प्रीवियसली सब डिस्कस किए हैं, इन सब की एक रीज़न तो ये है कि इससे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। हर फैक्टर को माइंड में रख के अगर हम हर एक्टिविटी के लिहाज से उसको मैनेज करेंगे, हर फैक्टर के लिहाज से, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है लेंथी हो सकता है। तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए कि अगर हम जो है कोई और इफ़ेक्टिव मेथड देखना चाहते हैं, सिस्टमेटिक अप्रोच, तो हमें कुछ स्टैंडर्ड जो मेथड्स हैं वो फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ पॉसिबल बेस्ड ऑन दिस पास्ट एक्सपीरियंस, कि हम ये भी हो सकता है कि अपने प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेशन है वो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस में, अगर कोई प्रोजेक्ट हमने उससे मिलता-जुलता किया है या वैसा किया है, तो हमें पास्ट एक्सपीरियंस में अंदाज़ा होगा कि कितना टाइम ड्यूरेशन जो है इस प्रोजेक्ट को रिक्वायर है, तो हम उस पास्ट एक्सपीरियंस पे फ़ौरन ही अपनी टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। और अगर हम इस पे ये ऐसा नहीं है कि हमारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं हो सका इस प्रोजेक्ट के साथ, तो फिर इन द एब्सेंस ऑफ योर ओन पास्ट एक्सपीरियंस, आस्क समवन हू हैज़ ऑलरेडी डन द टास्क और प्रोजेक्ट टू एडवाइस व्हाट कैन गो रॉन्ग। तो ये भी पॉसिबिलिटी एक होती है कि अगर हमारा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, पास्ट एक्सपीरियंस नहीं हुआ इस तरह के प्रोजेक्ट के साथ, तो हम किसी ऐसे जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस तरह का प्रोजेक्ट किया है या टास्क किए हैं, हम उनसे कह सकते हैं कि वो हमें गाइड कर दें या हमारी हेल्प कर दें प्लानिंग में और एस्टिमेशन में, टाइम एस्टिमेशन में। स्टेप 3 में है प्लान फॉर इट गोइंग रॉन्ग। Finally, allow that time for all the expected and unexpected and disruptions and delays to work that will inevitably happen. Sickness, strikes, materials and not available, poor quality work, bureaucrats, etc. तो हमने कुछ आउटसाइड फैक्टर्स जो हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को लेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा सा लेट हो सकता है, उसकी भी टाइम मैनेजमेंट साथ में करनी है। नेक्स्ट है कि हमारा ये जो ट्रिपल कांस्टेंट हमने पहले डिस्कस किए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, उसका क्या रोल है हमारी टाइम मैनेजमेंट के साथ, और और हमने अभी जो टाइम मैनेजमेंट डिस्कस किया, टाइम प्लानिंग डिस्कस की है, उसका बाकी फैक्टर्स जो हैं हमारे प्रोजेक्ट के, जैसे कास्ट है, स्कोप है, उसके साथ क्या रिलेशनशिप है। इट हैज़ बीन गिवन मैनी नेम्स, द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रिपल, आयरन ट्राइंगल एंड प्रोजेक्ट ट्राइंगल। जो ट्रिपल कांस्टेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, उसको डिफरेंट टाइप के नाम दिए गए हैं, जिसमें एक तो है आयरन ट्राइंगल भी हम कह सकते हैं, इसको प्रोजेक्ट ट्राइंगल भी कह सकते हैं, और जो है वो ट्रिपल कांस्टेंट भी कहते हैं, which should give us an idea of how important the triple constraint is when managing the project. If we are managing a project, then we are working with the triple constraint। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट मैनेज करने जाते हैं तो ट्रिपल constraints को सबसे पहले मैनेज करते हैं। ट्रिपल constraint, therefore it can easily be easily argued that the triple constraint might be the single most important concept इन द हिस्ट्री ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हिस्ट्री में। द जीनियस हु इन्वेंटेड दिस मॉडल is on par with the person who first came up with the wheel. Okay, maybe that is a bit अब हमने जो ट्रिपल कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो उनका रिलेशनशिप और उनका आपस में जो है वो क्या इफ़ेक्ट है टाइम प्लानिंग में और टाइम एस्टिमेशन में, वो हम डिस्कस करेंगे। उसमें है कि ये हैं जी ट्रिपल कॉन्स्टेंट हमारी टाइम, कास्ट एंड स्कोप। ये अगर हम अचीव कर लेते हैं इन कॉन्स्टेंट को, जो है वो लिमिटेशंस को हम फॉलो कर लेते हैं, तो हम एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर की तरफ चले जाते हैं। अब पहले भी डिस्कस हो चुका है, लेकिन हम शॉर्टली इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
The triple constraint defined. So what is the triple constraint? That is easy. It's a model of the constraint inherent in managing project. The constraints are threefold. Cost, the financial constraint of a project, also known as project budget. जो cost होती है project budget को हम कह सकते हैं scope, the task required to fulfill the project goal. जो भी task project goals को fulfill करने के लिए require होते हैं उसको हम project का scope बोलते हैं. Time, the schedule for the project to reach the completion. Time वो फैक्टर है, वो शेड्यूल है जो कंप्लीट प्रोजेक्ट कंप्लीशन करने के लिए ज़रूरी होता है. नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिपल कंस्ट्रेंट को ही जो है वो डिस्कस किया गया है. बेसिकली द ट्रिपल कंस्ट्रेंट स्टेट दैट द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट इज impacted by its budget, deadline and feature. As a manager of that project, you can trade between these three constraints. However, changing the constraints of one means that the other two will suffer to some extent. अब ये है कि ये तीनों फैक्टर्स जो हमारे पास ट्रिपल कंस्ट्रेंट के जो हैं वो टाइम, कास्ट एंड स्कोप, इनका आपस में ऐसा रिलेशनशिप है कि अगर हम एक भी फैक्टर को इग्नोर करते हैं तो बाकी दो फैक्टर भी सक्सेसफुल जो है वो फॉलो नहीं कर सकेंगे हम. फॉर एग्जांपल अगर हम टाइम को इग्नोर कर देते हैं प्रोजेक्ट में तो प्रोजेक्ट हमारा ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो ऑब्वियसली जो टाइम होता है वो आईटी प्रोजेक्ट जो है उसमें टाइम भी जो होता है वो मनी होता है. तो जितने लेबर आवर्स, जितने वर्किंग आवर्स ज़्यादा होंगे उतना हमें पे भी ज़्यादा करना पड़ेगा. तो ऑटोमेटिकली जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो कास्ट भी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी. और जब हमने जो कास्ट जो है वो इंक्रीज़ हो गई तो जो स्कोप था जिसमें हमने कहा था कि जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगे, जो टास्क हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको हमने फुलफ़िल करना है अपने प्रोजेक्ट में, उसको स्कोप कहते हैं. तो स्कोप भी कंप्रोमाइज़ हो गया क्योंकि कस्टमर की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स होती है, जो वो हमें टास्क देते हैं, वो ये होता है कि आपने विद इन टाइम एंड कास्ट जो है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है. अब टाइम इग्नोर करने की वजह से हमारी कास्ट भी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो गई है और कास्ट इंक्रीज़ हो गई है. और कास्ट इंक्रीज़ होने से हो सकता है कि हमारा जो कस्टमर है या क्लाइंट है वो नाराज़ हो जाए, वो अनॉयड हो जाए कि आपने जो है विद इन बजट जो है और विद इन टाइम मुझे प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया, मैं तो इस प्रोजेक्ट को जो है वो रिजेक्ट करता हूँ. तो ये तीनों का आपस में बेसिकली ये रिलेशनशिप है. और अगर हम इनमें से कोई एक फैक्टर कंप्रोमाइज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम स्कोप को कंप्रोमाइज़ करते हैं, स्कोप है हमारे पास जो टास्क की रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर हम रिक्वायरमेंट्स को इग्नोर करते हैं तो बेशक हमने प्रोजेक्ट विद इन टाइम डिलीवर कर दिया है, हमने जो है वो विद इन कास्ट जो है उस प्रोजेक्ट को डेवलप कर दिया है, तो फिर भी जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स और सेटिस्फेक्शन नहीं होती, सेटिस्फाई नहीं होते कस्टमर, तो वो फिर उसको रिजेक्ट कर सकते हैं. सो ये 3 चैलेंजिंग फैक्टर्स जो हैं इसको हम किसी भी हद तक कहीं भी इग्नोर नहीं कर सकते और ये इंटर रिलेटेड हैं, ये एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं. सो जब भी टाइम मैनेजमेंट करनी है तो कास्ट मैनेजमेंट भी साथ और स्कोप मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है. और टाइम की प्लानिंग करनी है तो साथ में कास्ट और जो है उसकी प्लानिंग भी, स्कोप की जो है वो बहुत ज़रूरी है. प्रोजेक्ट कास्ट एस्टिमेशन मेथड. अब अगर हम जो है वो प्रोजेक्ट की कास्ट एस्टिमेशन देखते हैं क्योंकि हम ट्रिपल कांस्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टाइम प्लानिंग देख रहे हैं, तो उसमें अगर हम ये देखें तो किस तरह की देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट एस्टिमेशन. हमने एक डिटेल लेक्चर कास्ट एस्टिमेशन पे पहले किया हुआ जिसमें बॉटम अप और टेक्निक की हुई थी. हमने उसमें एनालॉजी मेथड किया था, एक्सपर्ट जजमेंट मेथड किया था, उसके अलावा हमने बॉटम अप टेक्निक और टॉप डाउन टेक्निक डिस्कस की थी. अब यही कुछ और टेक्निक्स भी हैं जिसमें एक है हिस्टोरिक डाटा यूजिंग द कास्ट ऑफ सिमिलर प्रोजेक्ट फॉर कंपैरिजन. हिस्टोरिक डाटा कास्ट एस्टिमेशन मेथड में हम ये करते हैं कि जो उससे मिलते जुलते सिमिलर प्रोजेक्ट हैं उनसे कंपेयर करके अपने कास्ट एस्टिमेशन करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं हिस्टोरिक डाटा. रिसोर्स कास्ट डिटरमिन द रेट ऑफ कास्ट फॉर गुड एंड लेबर बाय यूनिट. फिर अगर हम यूनिट वाइज कितनी लेबर रिक्वायर है और कितनी जो उसमें इक्विपमेंट वगैरह है इन्वॉल्व है उसकी कास्ट एस्टिमेशन करते हैं, तो हम कहते हैं रिसोर्स कास्ट. बॉटम अप जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि अगर हम कंपोनेंट लेवल पे
जाके लोएस्ट लेवल पे जाके जो है वो अपने वर्क पैकेजेस को जो है वो कास्ट एस्टिमेट करते हैं उसका, तो उसको हम बॉटम अप टेस्टिंग कहते हैं, बॉटम अप एस्टिमेटिंग कास्ट एस्टिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट है पैरामीट्रिक मेजर्स स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन द हिस्टोरिक डाटा एंड अदर वेरिएबल्स। इसमें ये होता है कि हम हिस्टोरिक डाटा जो पहले सिमिलर प्रोजेक्ट की कास्ट है उसको डिटरमिन करते हैं एंड कुछ और वेरिएबल सेट करके हम उसकी कास्ट एस्टिमेशन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है वेंडर बीट, एवरेज ऑफ सम वेंडर बीट्स ऑन अ प्रोजेक्ट। अगर जैसे कि ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का काम जो लोग करते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि ऑनलाइन जब भी कोई प्रोजेक्ट जो है वो लिया जाता है या दिया जाता है तो उसमें जो है वो बिडिंग होती है, उसके थ्रू प्रोजेक्ट जो है वो लेते हैं क्लाइंट। तो उसमें ये होता है कि हमने अगर अंदाज़ा करना हो कि ये प्रोजेक्ट किस टाइम में कैसे इसकी कितनी कास्ट आएगी, तो हम उस पे जो बिडिंग है उन पे हुई हुई हैं, हम उसकी एवरेज से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद है रिजर्व एग्रीगेट कास्ट ऑफ एक्टिविटीज़। इसमें ये होता है कि हम जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनका एग्रीगेट कर लेते हैं कास्ट का, तो उससे ये जो है वो रिजर्व एस्टिमेट ऑफ कास्ट करते हैं। क्वालिटी एनालिसिस एस्टिमेट कास्ट ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी फॉर एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है हमारे पास स्कोप को अगर डिफाइन किया जाए, एज मेंशन प्रोजेक्ट स्कोप डील्स विद द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और टास्क नेसेसरी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। स्कोप इज important to manage on any project, whether agile software project or well planned waterfall project, because if you cannot control the scope of the project you will not likely to deliver it on time और अंडर बजट। स्कोप को जैसे कि पहले मैं डिफाइन कर चुकी हूँ कि हम किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने स्कोप को इग्नोर कर दिया तो हम कोई भी ना तो अपनी टाइम प्लानिंग जो है वो भी हमारी फेल हो जाएंगी, और बजट जो है एस्टिमेशन या बजट प्लानिंग जो है वो भी फेल हो जाएगा। तो इसलिए जो है स्कोप को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। व्हेन मैनेजिंग स्कोप इज़ क्रिटिकल दैट यू prioritize your task, enabling you to plan the assigned resources effectively without creating the sense of order. It is easy to become overwhelmed. Enabling scope creep, make sure that you knock out prerequisite tasks so your project can develop smoothly without हैंग अप। इसके लिए स्कोप के लिए ज़रूरी है कि रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया जाए, और रिक्वायरमेंट्स और टास्क और गोल जो हैं वो हमारे प्रोजेक्ट के वो अच्छी तरह अंडरस्टैंड होने चाहिए, और उसके बाद उसी पे वर्क करना चाहिए विद इन डिफाइंड टाइम एंड कास्ट। Another factor in managing and establishing scope is handling stakeholder expectation. जाहिर बात है जब हम गोल्स और रिक्वायरमेंट्स पे काम करते हैं तो स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन हाई प्रायोरिटी पे होती है हमारे पास, तो उसको भी मैनेज और इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। स्टेक होल्डर कैन ऑफन हैव न्यू डिमांड दैट पॉप अप ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एंड यू नीड टू बी एबल टू fulfill their expectation. This can especially be the case in long-term project, whether where there might be new stakeholder introduced in the middle of the project. अब ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आ रही हैं उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो किसी भी टाइम पे कोई न्यू इमर्जिंग रिक्वायरमेंट्स भी कर देते हैं, तो मतलब प्रोजेक्ट इस काबिल होना चाहिए, हमारी प्लानिंग जो है प्रोजेक्ट की इस तरह की होनी चाहिए कि हम उसको भी एंटरटेन कर सकें। टाइम को ही फिर डिस्कस करेंगे हम इसके साथ, टाइम कॉस्ट एंड स्कोप के साथ। At its basic, the schedule is the estimated amount of time allotted to complete the project or producing the deliverable. Usually, this is the figured out by first noting all the tasks necessary to move from the start to the finish of the project. Our work breakdown structure is used to take the large project goal and break it down into series of more manageable tasks. These tasks are then prioritized, dependencies are linked, and then placed on our timeline. टाइम जो है वो उसको शेड्यूल करने के लिए हम जो है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जो है वो टास्क और मॉड्यूल को चंक्स में और मॉड्यूल्स में जो डिवाइड किया जाता है, उससे उसके टाइम
कि शेड्यूलिंग भी आसान हो जाती है और उसके अलावा मैनेजमेंट भी आसान हो जाती है। द गैंट चार्ट इज़ वन वे टू विजुलाइज द प्रोजेक्ट शेड्यूल। अब प्रोजेक्ट शेड्यूल को शो करने के लिए जो गैंट चार्ट है वो एक बहुत अच्छा रिसोर्स है उसको विजुअल देखने के लिए। विद ईच टास्क का पॉइंट ऑन द टाइमलाइन विद टास्क डिपेंडेंसीज लिंक एंड ड्यूरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है जो प्रोजेक्ट टाइम प्लानिंग कैसे करनी है। प्रोजेक्ट टाइम प्लानिंग करने के लिए हमें अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज द शेड्यूल कैन बी मैनेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। दो स्टेप्स आर एज फॉलोज। सबसे पहले प्लान करना है शेड्यूल मैनेजमेंट को, स्केड्यूल मैनेजमेंट को। क्रिएटिंग पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशंस फॉर प्लानिंग एग्जीक्यूटिंग एंड मॉनिटरिंग द प्रोजेक्ट। स्केड्यूल डिफाइन एक्टिविटीज़ को डिफाइन करना है। सीक्वेंस एक्टिविटीज़ को जब हमने डिफाइन कर लेना है तो उसके बाद उन एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्क टू बी मोस्ट एफिशिएंट। उसके बाद ये चीज़ डिसाइड करना कि कौन सी एक्टिविटी इंटर रिलेटेड है दूसरी एक्टिविटी से, कौन सी वर्टिकली वर्क करेगी, कौन सी जो है एक प्रीडिसेसर है, कौन सक्सेसर है जो है। इस चीज़ को भी डिफाइन करना, फिर एक्टिविटीज़ को सीक्वेंस करना बहुत ज़रूरी है जब हमने प्रोजेक्ट टाइम प्लानिंग करनी है। उसके बाद हमारे पास आती है कैटेगरी जो है एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज। जब हमने अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो स्केड्यूल करना है, डिफाइन कर लिया है, सीक्वेंस कर लिया है, उसके बाद रिसोर्सेज को जो है वो उनको भी मैनेज करना है। व्हाट टाइप एंड हाउ मैनी मटेरियल्स पीपल इक्विपमेंट सप्लायर्स आर नीडेड टू परफॉर्म ईच एक्टिविटीज़। एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट ईच एक्टिविटी विद द रिसोर्स एस्टिमेशन। ये चीज़ डिसाइड की जाएगी। उसके बाद है एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज, एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशंस, डेवलप स्केड्यूल। उसके बाद है हम शो प्लानिंग में करेंगे कंट्रोल शेड्यूल, कंपेयरिंग प्लान शेड्यूल टू एक्चुअल प्रोग्रेस टू डिटरमिन इफ़ योर प्रोजेक्ट इज़ ऑन ट्रैक। फिर हमने जो जब एक दफ़ा प्लानिंग कर लेनी है अपने प्रोजेक्ट की तो हमने साथ साथ जो जब प्रोग्रेस होनी है तो उसको एक्चुअल के साथ जो है वो कंपेयर करके भी देखना है कि क्या हमारा प्रोजेक्ट उसी ट्रैक पे जा रहा है जो हमने स्टार्ट में प्लान किया है। नेक्स्ट है व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट टूल्स। टाइम मैनेजमेंट के लिए कौन से टूल यूज़ किए जाते हैं। एग्जांपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट टूल्स आर कैलेंडर, नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर, टाइम ट्रैकर, स्पेशलाइज्ड टाइम मैनेजमेंट एप्स एंड सो ऑन। उसके बाद है व्हाट इज कास्ट प्लानिंग इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज प्लानिंग, एस्टिमेटिंग, बजटिंग, financing, funding, managing, controlling, and benchmarking costs so that the project can be completed within time and the approved budget and the project performance could be improved in time. Methods for cost estimation ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ तक ही हमारा लेक्चर था आज का। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।